चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस हमारा एरर का क्वेश्चन है। बगदाद remains a profoundly damaged place and for all its newness, Dream City echo many of the city's continuing issues। चलिए देखते हैं क्या मीनिंग है। सबसे पहले बगदाद की बात हो रही है, जो कि बगदाद आपको पता है अफगानिस्तान की जो कैपिटल सिटी है बगदाद, और उसमें टेररिज्म तालिबान से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और वहाँ पे आए दिन ऐसे अटैक आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं। तो वो देखो बगदाद रिमेन्स अ प्रोफाउंडली डैमेज प्लेस, अभी तक भी जो है बगदाद जो है काफ़ी उजाड़ू जगह हो गई, काफ़ी सारी उसमें बर्बादी हुई है, ठीक है। एंड फॉर ऑल इट्स न्यूनेस, और अब जो उसका नयापन जो हुआ है, ड्रीम सिटी एको, ड्रीम सिटी जो है एको मैनी अ सिटीज कंटिन्यूइंग इश्यूज की, ड्रीम सिटी जो है वो एक तरह से बहुत सारे इश्यूज को एको कर रही है, हाईलाइट कर रही है, शो कर रही है एक तरह से। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो क्या लिखा है यहाँ पर है बगदाद, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से जो है एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगा है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या, अब प्रोफाउंडली डैमेज प्लेस, कैसी जगह है वो, प्रोफाउंडली डैमेज प्लेस है, ये तो आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, तो ये बिल्कुल बराबर है। प्लेस एंड फॉर ऑल इट्स न्यूनेस है ना, और उसकी सारी न्यूनेस जो है। अच्छा इसके आगे देखो किसकी बात हो रही है, ड्रीम सिटी की। अब ड्रीम सिटी जो है ये वापस से हमारा जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। उसके बाद ये एको जो है ना दोस्तों ये वर्ब है, और ये वर्ब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लूरल है, ये V1 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। होना क्या चाहिए, V5 होना चाहिए, मतलब एकोस के बदले जो है क्या होना चाहिए, ECHOES, ठीक है, एकोस होना चाहिए, ठीक है। तो एकोस का मतलब होता है रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो शोज, है ना, दिखाता है, दर्शाता है, इस तरह से। तो ये एस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, V5 होना चाहिए, ठीक है। तो एरर जो है हमारा इस पार्ट में है, ES यहाँ पर हो जाएगा। क्या एकोस करता है, मेनी ऑफ, बहुत सारे सिटी के कंटिन्यूइंग इश्यूज, तो ऑफ आ गया ना यहाँ पे, तो ऑफ के बाद देखो ऑफ आया, ऑफ के बाद वैसे ही प्लूरल नाउन आता है, तो ये भी आपका बराबर है, मतलब एरर आपका जो है इसी में है, किसमें, एको में। ये वाला हमारा रॉन्ग है, उसके बदले ES लग जाएगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए, और दोस्तों ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने एक पैसेज है और इसके अंदर जो है 10 ब्लैंक्स हैं हमारे सामने, देखते हैं कितना बड़ा है। हाँ चलिए, एक स्लाइड का है ये, 10 ब्लैंक हैं दोस्तों हमारे सामने 15 से 24 लेकर। और इस पैसेज को करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, एक बार ऐसे जनरल रीडिंग हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे और थर्ड टाइम जो है हम लोग अप्रोच करेंगे हमारे ब्लैंक्स को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक बार रीडिंग। इन लिटरेचर a tragedy is a plot in which the hero, because of some inherent flaw in his or her character, dies. Thus, Hamlet, Julius Caesar and Romeo and Juliet are tragedies. In each of these plays, the dash is either a great man or a man of great dash. Instead of fulfilling his dash, however, each one succumbs to his tragic flaws and dash dies. Caesar's flaw is ambition. Hamlet's is a inability to take action, and Romeo's is his tendency to love too much. It might seem from this highly dash definition that character and resolution are the key to the a tragedy, but tragedy also dash a central action, a crisis which test that flowed apart of the protagonist dash. In Julius Caesar, the test come when Mark Antony presents Caesar with a crown.
Hamlet's test comes in a chapel after witnessing his uncle's reaction to the play. Mercutio's death tests Romeo. In all three cases, the protagonists are found as Caesar accept the crown after refusing it twice. Hamlet sheathes his sword instead of executing Claudius. Romeo murders Tybalt in a vengeful rage. Dash the test, the flow might never dash. चलिए, तो दोस्तों ये आपने जैसे कि रोमियो जूलियट सीजर और ये पुरानी जो टेल्स हैं, नॉवेल्स हैं, ये पुरानी कहानियां हैं, है ना। आपने कुछ लोगों ने आपने इसमें सुना भी होगा, शेक्सपियर की लिखी हुई ये नॉवेल्स हैं, बड़े बड़े नॉवेल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटाइज तरीके से लिखा हुआ है पूरा, और बहुत ही जो एंशिएंट इंग्लिश जिसको कहा जाता है ना, उस इंग्लिश की भाषा में लिखा हुआ है, जो कि सबसे टफ नॉवेल माना जाता है, टफ इंग्लिश मानी जाती है, उसके ऊपर है ये पूरा। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो रहा है इन लिटरेचर, ये सब का सब जो है लिटरेचर का हिस्सा है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टोरीज वगैरह, उसके हिसाब से। अब ये देखो ट्रेजेडी, अब ये ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी एक प्लॉट होता है, जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा ना दोस्तों, एक एक्शन मूवी होती है। जब हम मूवी देखते हैं तो कैसी देखते हैं? एक्शन मूवी देखते हैं। उसके अलावा रोमांटिक मूवी भी होती है, उसके अलावा जो है एक थ्रिलर मूवी होती है। ठीक है, वैसे ही एक ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई अंत में जो है कुछ किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत होना, या उसके साथ बहुत सारी परेशानियां उसको झेलना पड़ना, और अंत में जो है किस तरीके से वो सारी मुसीबतों का जो है लड़ते हुए सामना करता है, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। कोई हादसा होना, तो ये पूरी की पूरी आपकी एक स्टोरी है। आप एक तरह से इसको एक नॉवेल, है ना, नॉवेल की तरह आप मान सकते हो। तो ये ट्रेजेडी के बारे में बताया जा रहा है कि लिटरेचर के अंदर जो ट्रेजेडी है, ठीक है, इज अ प्लॉट, ये एक तरह से प्लॉट होता है। मतलब ये ट्रेजेडी एक तरह का, इस तरह का ड्रामा होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, हीरो जो मेन कैरेक्टर है, हीरो मतलब उस ट्रेजेडी का, उस कहानी का जो मुख्य किरदार है। अब आगे क्या, बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लो, कुछ कमियां, कुछ पुरानी कुछ कमियां उसके अंदर होती है इन हिज और हर कैरेक्टर, मतलब उस हीरो के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं उस कैरेक्टर के अंदर, और वो आखिरी में मर जाता है ना। ट्रेजेडी का यही एक खासियत होती है, ट्रेजेडी वाला जो नॉवेल है या स्टोरी की, कि अंत में हमेशा उसमें हीरो मर जाता है। और वो क्यों मर जाता है? किसी ना किसी कमी के कारण। कि फ्लो का मतलब होता है कोई कमी, है ना, कोई किसी ना किसी कारण से जो है अंत में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे टाइटैनिक एक मूवी है ना, वो भी एक ट्रेजेडी है कि अंत में क्या होता है, जैसे लैला मजनू में मजनू जो है वो अंत में मर जाता है। तो इस तरह की जो मूवीज हैं जिसमें हीरो की लास्ट में डेथ हो जाती है, तो वो ट्रेजेडी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह की जो है उसकी बात हो रही है। तो इनहेरेंट कुछ कमियां होती हैं और उसके कारण जो है हीरो क्या होता है, अंत में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये देखो 3 ट्रेजेडी हैं, 3 नॉवेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। कौन कौन से हैं ट्रेजेडी नॉवेल? एक तो हैमलेट, ठीक है, ये भी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, जो कि पूरा नॉवेल है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर का जूलियस सीजर है, और तीसरे नंबर का जो है रोमियो है। तो ये तीनों जो है ट्रेजेडी है। अब हम पढ़ते हैं। और उसके अलावा एक और है, 4 है, जूलियट। ठीक है, तो टोटल कितनी ट्रेजेडीज हैं, कितने ट्रेजेडी के नॉवेल्स हैं? एक तो है हेलमेट, दूसरा है जूलियस सीजर, और तीसरा जो है रोमियो, और फोर्थ वाला जो है जूलियट। ये 4 जो है ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी नॉवेल्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ये 4 जो है ट्रेजेडी है। अब हर एक में, ईच ऑफ दीज प्ले, हर ये जो प्ले है, ड्रामा है, ये हर एक ड्रामा में जो है ध्यान रखना, द डैश, ये हम ब्लैंक बाद में करेंगे, पहले हम लोग पूरा समझ लेते हैं। तो क्या है, हर एक जो प्ले है उसके अंदर क्या होता है कि जो डैश है इज आइदर अ ग्रेट मैन, कि वो जो डैश होता है वो या तो एक महान व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर एक मैन ऑफ ग्रेट डैश होता है। ठीक है, तो या तो अब किसकी बात हो रही है, हर एक प्ले में जो डैश मतलब जाहिर सी बात है कोई मुख्य किरदार की बात हो रही है ना, वो मेन जो कैरेक्टर है, मतलब हो सकता है हीरो की बात हो रही है। उस प्ले का जो मुख्य हीरो है वो या तो क्या होगा, महान व्यक्ति होगा, या फिर क्या होगा कि मैन ऑफ ग्रेट
कुछ ऐसे किरदार, कैरेक्टर, इस तरह की बात हो रही है, ग्रेट कैरेक्टर होगा, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज डिश डैश, कि वो अपने जो डैश है, अपने ड्रीम्स या अपने मेन मकसद को फुलफिल करने के बदले वो क्या करता है, किसी के प्यार में पड़ जाता है ना, कुछ इस तरह की काम करता है। हावेवर आगे देखते हैं, ईच वन सकम, तो हर एक जो है टू हिज ट्रैजिक फ्लो, मतलब हर एक जो है सकम, सकम का मतलब होता है कि फंस जाते हैं, हर एक क्या होता है, फंस जाते हैं। किसके अंदर फंस जाते हैं, अपने ट्रैजिक फ्लोज के अंदर, अपनी कुछ कमियां हैं, अपनी कुछ जैसे शराब के कारण हो जाता है, या फिर किसी जिससे वो प्रेम करता है अपनी प्रेमिका के कारण वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो कहीं अपने जो कमजोरियां हैं उस कमजोरी के कारण वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है, कर पाता है, और वो वहां पर फंस कर रह जाता है, एंड आखिरी में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ट्रेजेडी की खासियत है, ट्रेजेडी ड्रामा जो होता है, प्ले होता है, उसकी ये खासियत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो चारों के अंदर ओवरऑल एक बताया कि जनरल इस तरीके से होता है। अब इन्होंने जो क्या किया कि एक एक करके सबकी स्टोरी बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे ये जो जूलियस सीजर जो थी, जूलियस सीजर का जो ड्रामा था या प्ले था, ये क्या था, एम्बिशन। हाँ, इसमें फ्लो का मतलब है इसमें इसकी क्या कमी थी, इसमें उसकी जो कमजोरी थी, है ना, सीजर में क्या कमजोरी थी, एम्बिशन की, उसका कुछ बड़ा सा उद्देश्य था, उसको बड़ा महान बनना होगा, है ना, उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होगा, उसको बहुत ज़्यादा अमीर बनना होगा। ठीक है, ये उसका एम्बिशन था और उसके कारण उसकी जान चले गई, है ना। हेमलेट्स जो है उसके अंदर क्या था, इनेबिलिटी टू टेक एक्शन। हेमलेट में क्या था कि वो सही समय पे सही कदम नहीं उठा पाना, वो उसकी कमी रह गई। ठीक है, हेमलेट वाले ड्रामा में। और रोमियो की जो थी, रोमियो वाला जो ड्रामा था वो क्या था, टेंडेंसी टू लव टू मच, बहुत ज्यादा प्रेम करना। ठीक है, रोमियो और जूलियट का आप लोगों ने पढ़ाई है ना। अच्छा, ये रोमियो एंड जूलियट एक ही है दोस्तों, है ना, रोमियो और जूलियट जो है ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही है। तो रोमियो का जो था उसका क्या था, उसकी क्या फ्लो थी, उसकी क्या कमजोरी थी कि वो जूलियट से जो है बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों जो ड्रामा है, तीनों में अलग अलग इन हीरोज की कमजोरियां थी। कि हेमलेट में जो थी क्या कमजोरी थी कि उसको देखो, ये सीजर में क्या कमजोरी थी कि उसको बहुत ज्यादा वो महत्वाकांक्षी था। ठीक है, और हेमलेट में क्या था कि वो सही समय पर सही कदम नहीं ले पाया। ठीक है, सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाया। और रोमियो में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था अपनी प्रेमिका को। तो ये तीन कमजोरियों के कारण तीनों जो हीरो हैं, तो तीनों जो ड्रामा के मुख्य किरदार हैं, उनकी आखिरी में मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। इट माइट सीम फ्रॉम हिज हाईली डैश डेफिनेशन, कि ये उसके हाईली डैश डेफिनेशन से ऐसा प्रतीत होता है दैट कैरेक्टर एंड रिजोल्यूशन आर द की टू अ ट्रेजेडी, कि उनके जिस तरीके से ड्रामा ये लिखा गया उससे ये प्रतीत होता है कि कैरेक्टर और उनका जो रिजोल्यूशन, ठीक है, ये जो मेन दो कुंजी होती हैं किसकी, किसी भी ट्रेजेडी की, ये मेन पॉइंट होते हैं किसी भी ट्रेजेडी के, है ना। आगे देखो क्या बताया गया, बट ट्रेजेडी ऑल्सो डैश अ सेंट्रल एक्शन। ट्रेजेडी में और क्या करता है, दिखाया जाता है क्या, कुछ ऐसा ब्लैंक होगा, डैश है, एक सेंट्रल एक्शन की भी बात होती है, उसके अलावा एक क्राइसिस मतलब किसी चीज की कमी, विच टेस्ट दैट फ्लोज पार्ट ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट डैश, है ना, मतलब एक ऐसे को किसी एक्शन की भी बात होती है, क्राइसिस की, मतलब वो जो पीड़ा है ना, ये दर्द या दुख या तकलीफ, वो भी मेन पार्ट उसमें प्ले करता है, जिसमें जो है जो प्रोटेगोनिस्ट होता है, जो मुख्य किरदार होता है प्ले का, ड्रामा का, उसकी कमियों के बारे में बात होती है इस तरह से कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश इन जूलियस सीजर, अगर हम जूलियस सीजर की बात करें तो टेस्ट कम, उसकी जो परीक्षा, उसकी जो मुख्य परीक्षा है वो किस रूप में आई, व्हेन जब मार्क एंटोनी जो है उसने प्रेजेंट किया क्या, सीजर को एक क्राउन। मतलब देखो, जब ये जो जूलियस सीजर का जो ड्रामा है उसके अंदर की स्टोरी कुछ बताए के बारे में बात की जा रही है कि ये जो मार्क एंटोनी है उसने जो है इसको सीजर को राजा बनाना चाहा, क्राउन पेश किया, इसको उसका किंग बनाना चाहा। ठीक है, तो उसने हो सकता है मना कर दिया या कुछ इस तरह का कहानी है। तो देखो उसमें मार्क एंटोनी के अंदर इसकी मुख्य परीक्षा कब हुई, सॉरी सीजर के अंदर जो ड्रामा है उसमें इसकी परीक्षा कब हुई, जब एंटोनी ने सीजर को जो है राजा बनाया। और दूसरा हेमलेट जो है उस प्ले के अंदर जो है तब उसके
उसकी परीक्षा कब हुई? टेस्ट कम इन अ चैपल, चैपल के अंदर हुई आफ्टर विटनेसिंग हिज अंकल्स रिएक्शन टू द प्ले, कि जब उन्होंने अंकल का रिएक्शन देखा प्ले में। और मार्क्यूटियोस डेथ टेस्ट रोमियो, रोमियो के अंदर जो मेन मोड़ कब आया, मुख्य जो मोड़ कब आया? जब मार्क्यूटियो की मौत हो गई, है ना। आगे अब ये तीनों जो केस हैं, मतलब तीनों प्ले के जो मुख्य कुछ ऐसे सीन लेकर इन्होंने बोला है कि जो तीनों केस हैं, ये जो प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य किरदार, ठीक है, कहानी का मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर जिसको हीरो बोलते हैं। तो हीरो जो है दे आर फाउंड डैश, है ना, हो सकता है मृत पाए गए, मरे हुए पाए गए लास्ट में। सीजर एक्सेप्ट द क्राउन आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, तो सीजर है उसने अपनी जो राजगद्दी है वो दो बार उसको मना करने, ठोकर मारने के बाद उसने एक्सेप्ट करी। हेलमेट जो है शीथ्स हिज स्वॉर्ड इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग क्लॉडियस, कि हेलमेट ने क्या गलती की कि उसने अपनी तलवार जो है उसको वापस से अपने पास रख लिया, है ना, हमला नहीं किया। और मतलब इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग, उसको क्लॉडियस को मारना था पर उसके बदले जो है उसने उसको नहीं मारा और उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, है ना, और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और रोमियो जो है मर्डर्स, रोमियो जो है उसने किसका मर्डर किया? टेबाल्ट कोई कैरेक्टर होगा, उसने जो है एक वेजफुल बदला लेने के हिसाब से उसने उसको मार दिया। तो डैश द टेस्ट, तो ये सब के कारण द फ्लो माइट नेवर डैश, और इसके कारण ये जो गलतियां हैं वो नेवर डैश हुई इस तरीके से। मतलब दोस्तों इस पैसेज के अंदर हालांकि ब्लैंक है, तो हमने जितना भी समझा उससे ये आ रहा है समझ में कि तीन प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तीन मुख्य जो ड्रामा है, कौन कौन से ड्रामा हैं? हैमलेट और जूलियस सीजर और रोमियो एंड जूलियट, ये तीन ड्रामा हैं। और ये तीनों के तीनों ड्रामा को जो है ट्रेजेडी नाम दिया है, ये पूरा ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि तीनों में ही जो मुख्य किरदार हैं, जिसको कि प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है, याद रखना, जो हीरो है वो अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या है? तीनों में ही मृत्यु का कारण है कि ये अंत में इनके कुछ ना कुछ इनके अंदर फ्लोज थे, कुछ इनकी कमियां हैं। किस प्रकार की कमियां हैं? जैसे इन्होंने बताया है कि ये जो है सीजर का जो ड्रामा है उसके अंदर सीजर जो कि मुख्य किरदार है उसको वो उसमें वो बड़ा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। और उसके इस एम्बिशन के कारण जो है अंत में वो कहानी हालांकि हमको पूरी पता नहीं है, बट इसी प्रकार की होगी कि उसकी इतनी ज़्यादा अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण उसके अंत में मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये जो है कौन सा ड्रामा? हैमलेट, इसकी क्या है कि उसने सही समय पे जो है सही एक्शन नहीं लिया, है ना, किसी भाव में आ गया, फीलिंग इमोशंस में आ गया, उसके कारण सही समय पे अगर वो सही एक्शन ले लेता तो उसकी जान जो है बच जाती। और ये जो रोमियो है, रोमियो जूलियट का हमने कहीं सुना भी होगा, प्रेम दोनों का प्रसंग था कि उसमें जो है रोमियो ने वो उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता था जूलियट से कि उसने पूरी दुनिया को त्याग दिया, एक तरह से किसी से उसने मतलब नहीं रखा। तो ये तीनों चीज़ें दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा जो है और क्या क्या है कि क्राइसिस किस प्रकार से उन पर जो क्या क्या पीड़ा हुई, कैसे उन्होंने सामना किया और सही समय पे क्या इन्होंने मौके चूक गए, वो सारा डिटेल इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसको क्लियर करके हमारे जो ब्लैंक्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने समझाया आपको एक 30-40% भी दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो वो काफ़ी है हमारे ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखो इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इनमें देखा गया है कि इसमें स्टेनोग्राफर में ट्रिक्स जो है वो इन पैसेज वगैरह में ज़्यादा काम नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि जो कि ट्रिक्स से ऊपर उठ के जो है क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं इसके अंदर। आप जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा सॉल्व करना, है ना। तो इसलिए जो है इसको समझना जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों, समझना इसको ज़रूरी है। इसलिए चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है, लिटरेचर में ट्रेजेडी जो है वो एक तरह से प्लॉट है जिसमें हीरो जो है वो अपनी कमियों के कारण जो है वो क्या होता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो है तीन ड्रामा के नाम है, तीन ट्रेजेडीज के नाम है, हैमलेट, जूलियस सीजर और रोमियो और जूलियट जो है। और हर एक 20 प्ले, देखो
इन ईच ऑफ दीज प्लेस द डैश इज आइदर अ ग्रेट मैन, है ना। तो डैश जो है वो कौन है, अब ये द है तो द के बाद नाउन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, द के बाद नाउन आएगा कि वो आइदर एक ग्रेट मैन हो सकता है या फिर मैन ऑफ ग्रेट डैश हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो इन तीनों में ही जो है जो डैश है इज आइदर, तो किसकी बात हो रही, फूल, विलन या एक्टर की नहीं, प्रोटेगोनिस्ट की बात हो रही है। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है द मेन कैरेक्टर, है ना, द मेन कैरेक्टर, जो उस ड्रामा का जो मेन खिलाड़ी है, मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है जिसको बोलते हैं, है ना, मेन जो उसका क्या हीरो, उसका जो हीरो है उसको प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं, मुख्य किरदार जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो आप कि क्या हो रहा है, ईच हर एक प्लेस में जो है ये जो हीरो है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, इस वो क्या करता है, या तो वो महान, वो तो महान आदमी होगा, कोई महान आदमी होता है, या फिर क्या होता है, मैन ऑफ ग्रेट डैश, ग्रेट पर्सनालिटी, है ना। वो मैन ऑफ ग्रेट क्या होगा, पर्सनालिटी होगा या फिर कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर मैन ऑफ ग्रेट क्या होगा, साइज होगा या स्टाइल होगा या प्रॉमिस होगा या रिचेस। तो यहाँ पे क्या होगा सही, इसके हिसाब से मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ग्रेट प्रॉमिस का होता है। मेन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस का मतलब होता है जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है ना, उसको बोलते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। इसका मतलब उससे जो है लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती है, बहुत एक तरह से बहुत विजनरी होता है ना। हीरो की तरह, अब हीरो को किस तरीके से दर्शाया जाता है ना, लोग सब उससे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छा उसकी पर्सनालिटी होती है, उस पर सबकी नज़र होती है, तो उसको ग्रेट प्रॉमिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, है ना। अब आगे क्या, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज डैश, कि वो बजाय क्या अपने डैश को फुलफिल करने के बजाय वो क्या करता है कि अपनी जो कमियां हैं उसमें उसके बहकावे में आ जाता है ना, उसमें फंस जाता है। तो अपने ड्रीम्स, है ना, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग, अपनी जो विशेस है, अपने जो काम है ना, उसके इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हर, क्या होगा यहाँ पे, डेस्टिनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डेस्टिनी नहीं, फेट नहीं, लक नहीं, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हर पोटेंशियल, मतलब अपना जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी को मतलब वो अपनी जो पोटेंशियल है, मतलब जो उसके अंदर जितनी पावर है ना, जितनी उनके अंदर जो है काबिलियत है, उसको फुलफिल करने के बजाय वो क्या करता है कि अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो जिसके अट्रैक्शंस हैं उसमें फंस जाता है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल राइट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, देखो इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज पोटेंशियल, वो मतलब अपना जो वो कर सकता है ना, पोटेंशियल का मतलब जो वो लायक है, जो जिस चीज़ को वो करने के लायक है, हर एक जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो क्या करता है, फंस जाता है। सकम मतलब फंस जाता है, वो फंस जाता है किसमें, अपने ट्रैजिक फ्लोज में, अपनी फ्लोज में फंस जाता है, अपनी कमियों में, अपने कमियों के कारण वो क्या करता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है, एंड क्या करता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। अंत में इसी तरीके से डाइज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। ये बोलते हैं ना अंततः, इस तरीके से। और क्या करता है वो, तो ये हमारा आ जाएगा अंततः, ठीक है। अंततः क्या होता है, उसकी क्या हो जाती है, अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। जनरली, क्रूशियली, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब देखो एक एक करके बता रहे हैं कि सीजर जो है उसकी क्या कमी थी, उसकी कमी थी उसका महत्वाकांक्षी होना, ठीक है। हेमलेट जो है उसकी क्या थी कि इनएबिलिटी टू टेक एक्शन ना ले पाना, ठीक है, उसकी एक्शन ना ले पाना। रोमियो का क्या प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा वो प्रेम करता था, है ना। इट माइट सीम, ऐसा प्रतीत होता है, फ्रॉम दिस हाईली डैश डेफिनेशन, ये जो हाईली डैश डेफिनेशन है, दैट कैरेक्टर एंड सॉल्यूशन आर कीज टू ट्रेजेडी। ये देखा जा रहा है कि इस डैश डेफिनेशन के हिसाब से कैरेक्टर और रिजोल्यूशन जो है, ये दो मेन पॉइंट है किसके लिए, ट्रेजेडी बनाने के लिए। तो देखते हैं फ्रॉम हाईली डैश डेफिनेशन, तो हाईली दिया हुआ है मतलब एडवर्ब दिया है, और इसके बाद कोई
एडजेक्टिव आने वाला है, क्या आने वाला है, एडजेक्टिव। तो फ्रॉम हाईली इट सीम दैट हाईली डैश डेफिनेशन, देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव आएगा। तो हाईली इंडिपेंडेंट, सिंप्लीफाइड, अनडिफाइंड, तो क्या होगा दैट हाईली इंडिपेंडेंट, हाईली सिंप्लीफाइड, हाईली अनडेवलप्ड, है ना, ये तो नहीं होगा। हाईली अनडिफाइंड डेफिनेशन, है ना, हाईली सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, अनडेवलप भी नहीं होगा, है ना, सिंप्लीफाइड ही हमको लग रहा है कि क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाइड जो है वो ही हमको लग रहा है कि वो हमारा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकदम इस हिसाब से तो पूरी सरल डेफिनेशन है। क्या सरल डेफिनेशन है, देखो ये पूरी ट्रेजेडी के बारे में बात की जा रही है ना, कि अंत में जो है हीरो मर जाता है अपनी कमियों के कारण, तो ये सबसे सरल डेफिनेशन है ना। तो ये बट ट्रेजेडी कहाँ है, कहाँ गए हम, ये इट माइट सीम दैट फ्रॉम दिस हाईली क्या है, सिंपल डेफिनेशन, एक तरह से सिंपल पूरा इतना बड़ा नॉवेल है उसको बिल्कुल एक शब्द में बता दिया, एक लाइन में बता दिया कि उसकी जो सेंट्रल आइडिया क्या है। तो एक तरह से ये बड़ा सिंप्लीफाइड है ना, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है दैट कैरेक्टर, क्या डेफिनेशन है सरल, कि कैरेक्टर और रेजोल्यूशन जो है ये ही एक ट्रेजेडी के मुख्य बिंदु होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, लेकिन ये जो ट्रेजेडी है उसके साथ साथ इतना सिंपल भी नहीं है। देखो ऑल्सो डैश अ सेंट्रल एक्शन, मतलब ट्रेजेडी जो है उसमें और क्या होती है, ऑल्सो डैश, तो ये कोई वर्ब लग रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है। तो ट्रेजेडी में और क्या होता है, हाँ देखो ट्रेजेडी ऑल्सो क्या इम्बाइब्स, है ना, इम्प्लोड, इम्प्लाइज या इम्पिंजेस, तो इसमें इम्बाइब जो वर्ड है ये आपका सही होगा। तो इम्बाइब्स का मतलब होता है कैरीज, ठीक है, क्या होता है, ऑल्सो कैरीज, या आप बोल सकते हो हैज, या कंटेन्स, है ना। इसके अंदर और क्या होता है, मतलब ये इतना सरल तो लग रहा है आपको, ठीक है, इतना सरल तो लग रहा है कि ये किसी भी ट्रेजेडी को बनाने के लिए उसकी जो सिंप्लीफाइड, जो सबसे सरलतम डेफिनेशन यही है कि एक तो कैरेक्टर और दूसरा रिजोल्यूशन, ये दोनों मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो ट्रेजेडी है उनके अंदर और भी क्या होता है, एम्बाइब्स, एम्बाइब मतलब उनके अंदर होता है, कैरी होता है, कंटेन होता है, उनके अंदर और क्या क्या चीजें भरी हुई है। एक तो सेंट्रल एक्शन भी होना चाहिए उस ड्रामा में, ठीक है, उसके साथ में क्राइसिस भी होना चाहिए, मतलब दुख दर्द तकलीफ भी होना चाहिए उस हीरो के ऊपर जो कि उसकी परीक्षा ले, है ना, और जो उसकी कमियों की परीक्षा ले प्रोटोगोनिस्ट की। दैट फ्लोड पार्ट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट डैश, देखो प्रोटोगोनिस्ट की क्या, डैश, तो फ्लोड पार्ट ऑफ प्रोटोगोनिस्ट क्या होगा, हाँ, तो प्रोटोगोनिस्ट की कैरेक्टर, उसकी असली क्या ले, परीक्षा ले, मतलब वो जो सेंट्रल हीरो है उसके कैरेक्टर की परीक्षा ले। इस तरह की चीजें भी होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, है ना, उसके ऊपर थोड़ा उसको दर्द दुख तकलीफ आना चाहिए, तो उसमें उसके कैरेक्टर की परीक्षा होगी। अब यहाँ ये फुल स्टॉप है, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इन जूलियस सीजर, अब जूलियस सीजर की अगर हम बात करें तो देखो उसकी जो असली जो उसकी परीक्षा है, उसका जो टेस्ट है वो कहाँ से आया, जब मार्क एंटोनी ने जो है सीजर को ऑफर किया, क्या, क्राउन, है ना, उसको एक जो मुकुट है, एक तरह से राजगद्दी उसको ऑफर की। और हेमलेट्स की परीक्षा कब हुई, जब वो चैपल में गया, ठीक है, जब वो चैपल के अंदर गया तब उसकी परीक्षा हुई, है ना, जब उसके अंकल जो है उनका क्या रिएक्शन रहा उसके बाद, ठीक है। अब ये मर्क्यूटियोस की जो मौत है वो एक तरह से परीक्षा की घड़ी रही, किसके लिए, रोमियो के लिए। और ये तीनों के तीनों जो केस हैं उसके अंदर ये जो हीरो है, ठीक है, इन ये दे आर फाउंड क्या थे, तीनों में वो हीरो की क्या हो गई, अंत में मृत्यु हो गई, है ना, हीरो की जो है वो क्या है, फाउंड, ये देखते हैं, हाँ दे आर फाउंड, अच्छा मृत्यु वाली बात नहीं है। तो तीनों के तीनों में जो है इनको क्या है, तो हीरो जो है दे आर फाउंड क्या, थ्रेटनिंग, ग्लैम्बलिंग, ड्रीमिंग या वांटिंग, तो तीनों देखते हैं, तीनों के तीनों जो है दे आर फाउंड क्या, डैश, है ना। तो यहाँ पे जो सही हमारा मीनिंग है, तो दे आर फाउंड क्या होगा कि वांटिंग, दे आर फाउंड वांटिंग, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये तीनों के तीनों जो केसेस हैं वहाँ पे उन हीरो की आवश्यकता बढ़ी। दे आर फाउंड वांटिंग का मतलब होता है तीनों में हीरो का रोल आया, हीरो कैसे डिसीजन लेता है, उस केस को या उस परिस्थिति को कैसे वो हल करता है ना, उनकी आवश्यकता लगी एक तरह से, है ना, उनकी नीड लगी,
है ना, उनकी जरूरत लगी। तो यहाँ पर ये जो वांटिंग शब्द है ये बिल्कुल सही है। थ्रेटनिंग, डराना, ड्रीमिंग और गैम्बलिंग ये सब नहीं है। जब आप इसको समझेंगे अच्छे से, जैसे हमने इसको समझा, तो उसके मीनिंग के हिसाब से जो है ये वांटिंग वर्ड बिल्कुल सही लग रहा है कि इन तीनों ही परिस्थितियों में हीरो का जो किरदार है वो सबसे मेन रोल प्ले करने वाला है ना, तो उसकी जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। तो यहाँ पर वांटिंग सही है। देखो, तो ये तीनों के तीनों जो केसेस हैं, है ना, कि जब पहले में तो जो है एंटोनी ने उसको क्या बनाया, राजा बनाया, और दूसरे में जो है हेमलेट चैपल पर आया, ठीक है, और जिस तरह से उनके अंकल का रिएक्शन था, और इसमें जो है मर्किटो जो है उसकी मौत हो गई। तो ये तीनों में जो है इनके किरदार की ज़रूरत लगी, मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, है ना, ये इनका रोल, इनका जो किरदार है वो मुख्य रहा, रोल प्ले करने वाला था। तो दे ऑल थ्री आर फाउंड वांटिंग, ठीक है, वांटिंग सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीजर एक्सेप्ट द क्राउन। तो ये जो सीजर है, जूलियस सीजर, इसने क्राउन को एक्सेप्ट करा, लेकिन कितनी बार? 2 बार तो उसने रिफ्यूज किया, मना किया, उसके बाद तीसरी बार उसने इस चीज को एक्सेप्ट करा, उस राज गद्दी को। हेमलेट जो है, शीथ का मतलब है ढाक दी, रख दी, है ना, कहीं पर तलवार को अपना वापस रख दिया म्यान में, उसने अपनी शॉट इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जब उसको मारना था, है ना, क्लॉडियस को जब उसको मारना था तब उसने नहीं मारा और अपनी तलवार जो है वापस अपने म्यान में रख ली। और रोमियो का जो प्रॉब्लम है, उसने क्या किया, ये टाइबाल्ट को मार दिया, है ना, एक बदला लेने के हिसाब से, है ना। अब आगे देखते हैं, डैश द टेस्ट, द फ्लो माइट नेवर डैश, है ना। तो आप देखते हैं 23rd क्या है, तो डैश द टेस्ट, है ना, बिफोर द टेस्ट या विदाउट द टेस्ट। हाँ, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो परीक्षा इनकी हुई, है ना, ये जो तीनों की जो इनकी जो परीक्षाएं हुई, इनको जो भुगतना पड़ा एक तरह से, अगर उसके बिना टेस्ट के अगर उनकी ये परीक्षा नहीं होती ना, उनके साथ इस तरह के अगर हादसे नहीं होते ना, तो ये जो कमियां हैं, इनकी जो फ्लो है, इनके अंदर की जो कमियां हैं, माइट नेवर, वो कभी भी क्या नहीं हो पाती, माइट नेवर, है ना, क्या नहीं होती, डेवलप नहीं हो पाती, सरफेस नहीं हो पाती, रिड्यूस नहीं हो पाती, सरफेस नहीं हो पाती। मतलब क्या होती, माइट नेवर कम, है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, माइट नेवर कम इन पिक्चर, मतलब उनकी जो कमियां हैं वो कभी भी वापस सामने नहीं आ पाती, है ना, उनको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं इस तरह से, तो उनकी कभी भी ऊपर नहीं आ पाती, उनकी कमियां उनको पता नहीं चल पाती, ठीक है। अगर ये उनके सामने ऐसी परीक्षा की घड़ी नहीं आती तो उनको कैसे पता चलता कि हमारी ये कमियां हैं, इसके कारण, तो वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाती, सरफेस नहीं आ पाती। ये हमारा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया क्लोज टेस्ट, है ना, नेवर, सरफेस जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 25 वाला क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीशीज विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड लार्ज क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर located at the base of the thumb that live on a remote tabletop mountain in the Andes। अब दोस्तों ये आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखने में तो आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों का दोस्तों आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। एक सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपका बराबर है या नहीं है, ठीक है ना, ये सबसे पहले ध्यान रखो। इसका क्या मतलब है कि आपको ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो। उसके बाद आप ध्यान रखो कि अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होने वाला है, ठीक है। वर्ब आपका कौन सा होने वाला है, प्लूरल। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों, मिस्टेक छोटी सी होती है, बहुत इजी होती है, आपको जानबूझ के जो है बहुत बड़ा ऐसा दिया जाता है सेंटेंस, लेकिन एरर जो है बहुत ही मामूली सा होता है। कुछ रूल्स भी होते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए अपन हम लोग जो है स्टार्टिंग से समझेंगे, सारे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए
तो ये थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। तो देखो साइंटिस्ट क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, और उसके बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब ये सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में है, परफेक्ट टेंस में है, ठीक है ना, कौन से टेंस में है, परफेक्ट टेंस में है, कौन से, प्रेजेंट के, हैव आया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब साइंटिस्ट प्लूरल नाउन है, उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये हमारा बराबर है दोस्तों, यहाँ तक जो है हमारा बराबर है, यहाँ तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हैव डिस्कवर्ड। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने एक नया ट्री का फ्रॉग स्पीशीज, एक नया स्पीशीज इन्होंने डिस्कवर किया, किसका, मेंढक का, है ना, जो पेड़ पर रहता है ना, पेड़ पर रहने वाले, न्यू ट्री फ्रॉग स्पीशीज, तो एक नया फ्रॉग का एक स्पीशीज उन्होंने डिस्कवर किया। और ये जो स्पीशीज है ना, देखो कॉमा लगाए, उसके बारे में आगे बात है कि विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल एकदम नया, एनलार्ज, बड़ा सा, इसका जो क्लो लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो दिखने कैसा दिखता है, ये क्लो लाइक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब, उसका जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है उसके बेस में एकदम क्लॉ जैसा उसका एक स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ये आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस है, ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा लाइन है, जो कि किसके बारे में है, इस स्पीशीज के बारे में, ध्यान दो, इस स्पीशीज के बारे में, ठीक है, फ्रॉग की एक स्पीशी के बारे में है। और दैट, ठीक है, दैट लिव ऑन द रिमोट टेबल, जो कहाँ रहता है, देखो जो कहाँ पर रहता है, जो कहाँ पर रहता है, रिमोट टेबल टॉप माउंटेन इन द एंडस, की टेबल टॉप जैसा दिखने वाला, टेबल और उसके बाद टॉप, उस शेप का दिखने वाला एंडस पे एक पहाड़ है, वहां पर ये फ्रॉग रहता है। अब दोस्तों इसमें ध्यान दो कि साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया, और क्या डिस्कवर किया, अ न्यू, अ लिखा है मतलब एक, है ना, मतलब एक न्यू ट्री फ्रॉग, फ्रॉग की एक स्पीशीज। तो ये यहाँ पर हम बात जो है ना वो स्पीशीज की नहीं कर रहे हैं, हम उस फ्रॉग की कर रहे हैं, एक फ्रॉग की नई प्रजाति की बात कर रहे हैं। तो ये आपका इसको स्पीशीज को हम लिखते हैं ऐसे, स्पीशी नहीं लिखते हैं, बट ये आपका ना सिंगुलर नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब इसका देखना है कि इसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो भी सिंगुलर होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी बात लिखी हुई है कि विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब उसकी खासियत है। ये इस फ्रॉग के जो नया फ्रॉग स्पीशी है उसकी क्वालिटीज़ है कि उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत ही लार्ज क्लॉ जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि उसके थंब के बेस में है। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आप देखो कि जो कि दैट है ना, दैट है ना, बेस ऑफ अ थंब में है दैट, और ये आपका वर्ब है। तो ये आपका प्लूरल वर्ब जो है ये नहीं होने वाला, इसके बदले हम क्या लगा देंगे, लिव्स, है ना, वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर वर्ब होना है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम स्पीशी की बात कर रहे हैं, फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, ठीक है, वो चाहे ईएस लिखा है लेकिन वो है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर एरर हमारा लिव में है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये फोर्थ वाले पार्ट, डी वाले पार्ट में एरर है, ये हमारा होना चाहिए लिव्स, ठीक है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर है, बाकी पूरा करेक्ट है ना। ऑन अ रिमोट टेबल टॉप माउंटेन इन दी एंडस, तो इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर इडियम का आपको मीनिंग बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधा कहाँ से, घोड़े के मुंह से, है ना। तो ये घोड़े के मुंह से सच में नहीं, ये आपका एक मुहावरा है और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का सीधा सा मतलब है कि स्ट्रेट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, जो जहाँ से उस चीज का उत्पन्न हुआ है उसी से बात करो, ओरिजिनल बात करो। कि हॉर्स माउथ का मतलब होता है कि जो रियलिटी है उसके बारे में बात करो, ठीक है। मतलब जो मुख्य काम है, जो सेंट्रल वर्क है, जो मेन वर्क है, मेन पर्पस है, टॉक अबाउट द मेन पर्पस, ठीक है। जो मुख्य पर्पस है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बिलीव समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज,
उससे सुनो जिसके पास डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, हो सकता है। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीवी, तो टीवी चैनल से नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ मेनी फॉलोअर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर, वो सब भी नहीं, ये अपना आंसर है दोस्तों, ठीक है, कि हियर समथिंग मतलब सीधा जिसके पास डायरेक्ट नॉलेज है, ठीक है, जहाँ से, जिसको रूट बोलते हैं, जहाँ से एक्चुअल में उस चीज़ का उत्पन्न हुआ। मान लो कोई एक शब्द है, तो वो शब्द कहाँ पर पहली बार प्रयोग हुआ, उस वहाँ से बात करो, उसके बारे में बात करो, है ना। हियर समथिंग फ्रॉम समवन, की उससे सुनो हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, जिसके बारे में डायरेक्ट उसका नॉलेज है ना। सपोज आपको क्या करना है, आपको मान लो सपोज आपको टेलीविज़न सुधारना है, तो आप किसको बात करोगे, हर किसी से थोड़ी बोलोगे, जो टेलीविज़न वाकई में सुधारता है उसी से करोगे। आपके कुछ फर्नीचर का काम करना है तो आप प्लम्बर को बोलोगे। तो जो एक्सपर्ट, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्जरी करवाना है, तो आप उस पर्टिकुलर आइलमेंट का जो सर्जन है आप उसी से करवाओगे। तो डायरेक्ट जहाँ से जिस चीज़ की शुरुआत हुई उसी से बात करना, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। मतलब ये आपका होगा हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज। और दोस्तों इसमें जो है कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, काम आती है, ईडीएम में आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए, तो बी वाला आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 21 वाला, इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा है, चैटियर सेड टू मी यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चैटियर ने मुझसे कहा कि आप जो है पैसे रिटर्न कर सकते हो अगले महीने। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हमको याद रखना है, जैसे ये डायरेक्ट में है। अब मे जो है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, मे भी हो, मे जो है, जैसे ये आपका जो आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, पास्ट में है, मतलब ये जो प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो मे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक मिनट, ये डायरेक्ट हो गया और इधर जो है इनडायरेक्ट। तो कुछ चीज़ें ही अगर हमको याद है ना तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखो कि अगर यहाँ पर आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो वो पास्ट हो जाएगा। टेंस अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हम लोग जो है टेंस को क्या कर देंगे, पास्ट टेंस कर देंगे। तो देखते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ, यू मे रिटर्न द मनी, है ना, नेक्स्ट मंथ। तो एक और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कमिंग मंथ भी बोल सकते हैं, फॉलोइंग मंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कमिंग या फिर फॉलोइंग, ये हम बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ों के से की हेल्प से ही हम लोग पूरा आंसर निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वाला पास्ट में करो, मे जो है ये क्या बन जाएगा आपका, मे जो लिखा हुआ है ये हमारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर दोस्तों, माइट में, है ना। तो आप सबसे पहले ये देखो कि माइट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर एम आ गया, है ना। तो यू मे, अच्छा यहाँ पे यू का क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ माइट बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो माइट यहाँ पर लिखा है, आई रिटर्न ये नहीं होने वाला, यहाँ पर भी माइट लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, मतलब ए वाला पॉइंट हमारा कैंसिल, सी वाला पॉइंट हमारा कैंसिल। अब हमारे पास जो है दो ऑप्शन बचे हुए हैं, बी और डी। अब देखते हैं किसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि चैटियर सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू मे रिटर्न द मनी, उसने हाँ कर दी, उसने मना नहीं किया। उसने क्या बोला, ठीक है आप क्या करना, आप पैसे जो है अगले महीने दे देना। अब लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिजेक्टेड, उसने उसको मना कर दिया। रिजेक्ट करना मतलब ना कहना, ठीक है, नो कहना, नेगेटिव में आ गया, मतलब ये नहीं होगा भाई, उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसने क्या किया, एसीडेड। एसीडेड का मतलब होता है एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या होता है एसीडेड का मतलब होता है एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट की थी उसमें क्या कर दिया, हामी भर दी, मतलब डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। D1 इज आर राइट आंसर।
तो क्या होगा देखो, चैटियर एक्सीडेड, देखो दैट आई माइट रिटर्न द मनी, वो मान गया इस बात पर कि मैं जो है उसका पैसा कब दे सकता हूँ, उसको आने वाले महीने में उसको वापस कर सकता हूँ। मतलब डी वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है।